नमस्कार एवरीवन। जीपी ऐप के प्लेटफॉर्म पे आप लोग सबका स्वागत है। मैं सुप्रिया दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सुप्रिया दीदी प्रभात संगीत एक गाएं और थोड़ा देर के लिए कीर्तन करें और उसके बाद हम लोग आगे का प्रोग्राम हम लोग मूव ऑन करेंगे। सुप्रिया दीदी मॉडरेटर हैं तो आगे का प्रोग्राम भी सुप्रिया दीदी कैरी ऑन करेंगी। या सुप्रिया दीदी, वेलकम। Supriya Didi, you are muted. You are muted. Okay, I think now, Didi. Yeah. Now, yeah. परमपिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, जगत गुरु बाबा की जय। भाषणी। সকল মনের বীণা এক সুরে বাজে আর সকল হৃদয়ে সরা, সকল মনের বীণা এক সুরে বাজে আর সকল হৃদয়ে সরা। নন্দন মধু সাজে এলে তুমি ধারা মাঝে, নন্দন মধু সাজে এলে তুমি ধারা মাঝে, দিলে সবে এক অনুভব, দিলে সবে এক অনুভব। সকল মনের বীণা এক সুরে বাজে আর সকল হৃদয়ে সরা। ছিড়ো না ছিড়ো না এক কুসুম মালা খানি, ছিড়ো না ছিড়ো না এক কুসুম মালা খানি, মমতার সারাবাই ভাব, মমতার সারাবাই ভাব। সকল মনের বীণা এক সুরে বাজে আর সকল হৃদয়ে সরা। এসো তুমি আরো কাছে, আরো কাছে, আরো কাছে, এসো তুমি আরো কাছে, আরো কাছে, আরো কাছে, নিয়ে যাও যাহা কিছু সব, নিয়ে যাও যাহা কিছু সব। সকল মনের বীণা এক সুরে বাজে আর সকল হৃদয়ে সরা। নন্দন মধু সাজে এলে তুমি ধারা মাঝে, নন্দন মধু সাজে এলে তুমি ধারা মাঝে, দিলে সবে এক অনুভব, দিলে সবে এক অনুভব। সকল মনের বীণা এক সুরে বাজে আর সকল হৃদয়ে সরা, সকল হৃদয়ে সরা, সকল হৃদয়ে সরা। বাবানাম কেবলম, বাবানাম কেবলম, বাবানাম কেবলম,
पावनं केवलं 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 पावनं केवलं। परमपिता बाबा की जय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार GPIF के प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आज अब हम मंजुला दीदी से कुछ नई चीजें अभी वापस से सीख रहे हैं। मतलब एक बार उन्होंने हमें जरूर बताया था, बट हमारी सुविधा के लिए दीदी फिर से रिवीजन करा रही है। हम अभी चर्चा कर रहे हैं 16 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउड के ऊपर। लास्ट टू लास्ट क्लास में दीदी ने स्टार्ट किया था जब, तो उन्होंने बताया था प्रिंसिपल्स, पहला प्रिंसिपल डिस्कस किया था और उसके बाद उन्होंने शिवोक्ति के बारे में भी हमें समझाया था। तो आई थिंक ज्यादा लेट ना करते हुए हम दीदी से आगे की फिर बातें सुनते सीखते हैं। तो मंजुला दीदी, यू आर वेरी मच वेलकम अगेन। दीदी अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। दीदी आप म्यूट हैं, मंजुला दीदी। हाँ, नमस्कार। जी नमस्कार टू ऑल। तो पिछली बार हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग अब ट्यूसडे को प्राउड और वेडनेसडे को नमो शिवाय शांताय की क्लास ले रहे हैं, तो हमने पिछली बार शुरू तो चक्रधारायम सद्विप्रा चक्र नियंत्रिका से शुरू किया था, लेकिन क्योंकि चक्रधारा वर्ण प्रधानता चक्रधारायम के बाद हमने चक्र सद्विप्र क्या है, द प्लेस ऑफ सद्विप्रा इन द सोसाइटी, वो लिया था। लेकिन क्योंकि इस एक श्लोक, ये दो श्लोक जो है, ये जो दो सूत्र हैं प्राउड के, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमने ये दो सूत्र समझ लिए, पक्की तरह से समझ लिए, तो आगे का प्राउड कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपके जो आगे के जो प्रिंसिपल है, 5 प्रिंसिपल्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फिर आगे वाले 16 प्रिंसिपल्स हैं, वो बिल्कुल फिर उसमें कोई ज्यादा हमें समय नहीं लगेगा। लेकिन इसमें बेसिक हमें समझने की जरूरत यह है कि जो वर्ण प्रधानता चक्रधारायम और चक्र केंद्रीय सद्विप्रा चक्र नियंत्रिका, ये दो अगर हम समझ जाते हैं तो पूरा प्राउड हम समझ जाते हैं। एक तो है कि ये बहुत ही हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी पे बेस्ड है प्राउड, जितना भी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी है। एक तो हमें एक दिन एक और भी क्लास लेनी होगी, हमें या बीच बीच में लेंगे कि प्राउड कम्युनिज्म, प्राउड एग्जिस्टिंग जो सोशियो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनसे कहाँ पे डिफर करता है, ये भी जरूरी है। लेकिन बीच बीच में हम कभी कभी बोलते भी रहते हैं कि प्राउड कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म से कहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि बहुत जरूरी है ये भी जानना कि
जो एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं जिन पे हमारा अभी तक हमारी सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी समाज चल रहा है, तो उससे प्राउड कहाँ डिफर है, ये भी बहुत जरूरी है बोलना। लेकिन आज हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। आज अब हमें चक्रधारायम वर्ण प्रधानता चक्रधारायम में हमने पिछली बार शूद्रा की क्वालिटीज को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम लोग क्षत्रिय, हमने क्षत्रिय पे आके रोक दिया था कि क्षत्रिय होता कौन है। शूद्र होते हैं वो जो ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर के पीछे, सुख के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे, खाना पीना मौज करो उसके पीछे लगे रहते हैं, सर्वाइवल में ही रहते हैं कि ये ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी, मतलब खुश रहो, खाओ पियो मौज करो। ये तो सबका ही होता है, क्षत्रिय का भी होता है, लेकिन शूद्र का ये होता है कि वो इसी में वो इन चीजों के खाने पीने और इस प्लेजर सीकिंग के एक जो ये वृत्ति है, इस वृत्ति का स्लेव बन जाते हैं। तो मैटर के स्लेव बन जाते हैं, मैटर को कंकर नहीं करते, मैटर को समझते हैं कि ये तो बहुत कोई अद्भुत चीज है, बहुत मिरेकलस चीज है, इससे हमको सुख मिल रहा है। जितनी भी भौतिक क्रिएशन है परम पुरुष की, तो ये इतनी भौतिक और इतनी अनइमेजिनेबल है कि इससे हमको इतना सुख मिलता है, इससे फ्री मिलता, तो इस चीज से वो उसके इन आ हो जाते हैं, दे बिकम सर्वेंट, दे बिकम स्लेव ऑफ दैट मैटर। लेकिन फिर उनमें से क्लैश एंड कोहेजन से एक और ग्रुप निकलता है जो मैटर का स्लेव नहीं बनता। वो देखता है कि मैटर तो अद्भुत है, उसे भी प्लेजर चाहिए, उसे भी ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसे भी भोग चाहिए, भोग वस्तुएं उसे भी चाहिए, लेकिन उसे उसका स्लेव नहीं बनना है, उसको उसे कंकर करना है। और ये जो मैटर को कंकर करने वाली जो जबिल्लत है, या जो एक इनहेरेंट क्वालिटी है कि मैटर में मैं इसका सर्वेंट ना बन के इसका कंकरर बनूंगा, मैं इसको जीतूंगा, मैं विजेता बनूंगा। तो ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति का नाम है क्षत्रिय वृत्ति, और इसको रखने वालों को बोला जाता है क्षत्रिय। ये यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछली बार शायद बोल के ही छोड़ा था। तो होता क्या है कि क्षत्रिय में ये एक कॉन्शियसनेस, शूद्राज में एक बीज होता है। शूद्राज में कौन सा बीज होता है कि हम जानते हैं कि हर एक लिविंग बीइंग में टू बी ग्रेट, टू बी लाइक गॉड, टू बी लाइक ब्रह्मा, टू मर्ज इनटू ब्रह्मा, टू बी वन विद द आनंद, इनहेरेंट बीज है। तो शूद्राज में वो डॉर्मेंट बीज होता है, लेकिन क्षत्रियाज में आके वो स्प्राउट होता है कि ग्रेट कैसे, ये ग्रेटनेस की बीज जो शूद्राज में होता है वो क्षत्रियाज में आके पेड़ बनना शुरू होता है, जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। तो क्षत्रियाज की जो कॉन्शियसनेस है, तो नेचुरली कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। तो क्षत्रियाज का जो जीवन है वो ज्यादातर खाना पीना मौज करना तो होता ही है, वो तो सबका होता है, लेकिन उसमें प्रेस्टीज के साथ होता है। मैटर को जीतेंगे लेकिन ग्लोरी के साथ जीतेंगे। हम रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, लेकिन प्रेस्टीज के साथ करेंगे। तो इस प्रेस्टीज के साथ रहने का ये क्षत्रिय की क्वालिटी है, वो प्रेस्टीज, ऑनर, ग्लोरी, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं बनिस्बत की खाओ पियो मौज करो। तो ये डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, तो वो क्षत्रिय को एक एज देता है एनिमल सोसाइटी पे और शूद्र सोसाइटी। शूद्र को हमने पिछली बार कहा था कि दे आर एज डल एज एनिमल, बहुत अनइंटेलेक्चुअल, डल होते हैं। एनिमल उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या बहुत ज्यादा ड्यूटीफुलनेस लेना या कोई प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस को फुलफिल करना वो नहीं मानते हैं। वो सिर्फ अपना जहाँ पे उनको जहाँ पे सेल्फिश नेचर होती है कि कहाँ मेरा फायदा है, अगर मेरा फायदा है तो करना है, अगर फायदा नहीं है तो प्रॉमिस तोड़ना है, फायदा नहीं तो धोखा देना है, पैसा ले लिया वापस नहीं दिया जाता तो भाग जाना है। तो ये शूद्र की क्वालिटी है। लेकिन क्षत्रिय में उसके ऊपर आ जाती है प्रेस्टीज और ग्लोरी, और ये जो क्वालिटीज डेवलप होती हैं इसमें, उससे वो बहुत ही इंटेग्रिटी आती है उन्हें, इंटेग्रिटी और सेंस ऑफ ड्यूटी आती है। तो जब सेंस ऑफ ड्यूटी आती है
तो शूद्र सोसाइटी में लूज जो फैमिली सिस्टम शुरू हो जाता है क्षत्रिय एज में। क्षत्रिय जो कंजुगल रिलेशन, जो पहले मेल और फीमेल के बीच में रिलेशंस थे, साथ में रहो, फिर जब जरूरत है तब तक साथ में रहो, फिर अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, शी टेक्स मच केयर ऑफ चिल्ड्रन देन लीव हर, और पता भी नहीं होता था कि बच्चे किसके हैं। लेकिन क्षत्रिय सोसाइटी में आकर फिर उनमें, क्योंकि वो प्रेस्टीज और कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, कॉन्शियसनेस डेवलप होने के साथ साथ एक कंपैशन और एक प्रोटेक्टिवनेस डेवलप होती है। तो वीक को प्रोटेक्ट करना, घर में जो छोटे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, बड़ों को प्रोटेक्ट करना, लेडीज को प्रोटेक्ट करना, ये जो क्वालिटी आती है उससे फैमिली सिस्टम शुरू हो जाता है। तो लूज कंजुगल और फैमिली रिलेशन शुरू हो जाते हैं क्षत्रिय एज में। तो ये क्षत्रियाज की इनहेरेंट क्वालिटी है जो एक फैमिली सिस्टम स्टार्ट करती है। अब फैमिली सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में क्षत्रिय एज में, क्योंकि फिर बहुत लूज सिस्टम होता है, तो मैट्रियार्क जो कि बहुत ही पहली फैमिली की हेड या ट्राइब की हेड जो होती है, तो वहाँ की लेडीज और जेंट्स, क्षत्रियाज में प्रेस्टीज होती है, ग्लोरी होती है, लेकिन कनिंगनेस और कम्प्लेक्सिटी डेवलप नहीं हुई होती जो विप्राज में होती है। तो वो उनमें एक्सप्लॉइटेशन करना या दूसरे को एक्सप्लॉइट करना या नीचा देखना, वो उनमें अभी डेवलप नहीं हुआ होता। इसलिए जो स्पिरिटेड लेडीज, क्योंकि लेडीज ज्यादा घर में बच्चों को देखना, बच्चों को जानना, लेडीज, क्योंकि वुमेन से ही, फीमेल से ही पता चलता था उस टाइम के सोसाइटी के कि ये फैमिली किस फीमेल की है। तो मैट्रियार्कल सिस्टम, तो फैमिली की हेड को भी एक स्पिरिटेड, बाबा कहते हैं एक ब्रेव एंड स्पिरिटेड वुमेन यूज्ड टू बी इलेक्टेड एज ए मैट्रियार्क। वो मैट्रियार्क फैमिली की भी होती थी, फिर इलेक्ट करके उसको क्लेम की भी बनाते थे, गोत्र माता भी होती थी। तो गोत्र माता होने से, क्योंकि पूरा गोत्र उसी के नाम पे चलता था, एक दादी पड़दादी कोई है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे तो उस टाइम पे होते भी ज्यादा थे, होने भी चाहिए होते थे, क्योंकि फर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा होती थी, मरते भी ज्यादा थे, इसलिए बच्चे होना और मरना ये कॉमन था। तो एक पूरा क्लैन माँ के नाम से चलता था, तो मैट्रियार्की और मैट्रिलिन। लेकिन जब फिर क्षत्रिय सोसाइटी में जब ये सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चों के प्रति, तो नेचुरली वो बच्चों के प्रति एक ड्यूटीफुलनेस आती है। तो माँ की कुछ ड्यूटीज को मेल क्षत्रियाज लेना शुरू करते हैं। तो माँ को थोड़ा रिलैक्स होता है। तो द सिस्टम ऑफ मदर बीइंग इन द होम एंड फादर गैदरिंग एंड हंटिंग स्टार्टेड। फादर जाके गैदर करेंगे, हंट करेंगे, और मदर बच्चे घर में बच्चों का ख्याल रखेंगी। तो ये सिस्टम शुरू होता है। शुरू तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो पार्शली क्या हो जाता है कि उस टाइम के बाद में हमें, क्योंकि हम लोग GPIF में है, तो हमें जरूरत है इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझने का कि पार्टली तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ हो जाती है फीमेल की, लेकिन वो डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है मेल पे। तो डिपेंडेंट होना भी ठीक है कुछ हद तक, लेकिन टू मच डिपेंडेंस और मेल की टू मच सुपीरियरिटी होने से अब जो जिस परिवार में जो परिवार माँ के नाम से चलता था, वो परिवार द हेड ऑफ द फैमिली स्टार्टेड बिकमिंग ए मेल, हेड ऑफ द फैमिली, नॉट हेड ऑफ द क्लैन। लेकिन फिर जब हेड ऑफ द फैमिली पूरी डिपेंडेंस आ गई और फिर उनकी प्रेस्टीज और वेलर, और उन्होंने इसको मैटर ऑफ ऑनर बना देते हैं क्षत्रिय लोग कि मैटर ऑफ ऑनर है हमारी, मोर रिस्पॉन्सिबल द क्षत्रिय, more will be the woman protected by him, woman, children protected by them. So that became a symbol of एक शब्द, we are more caretaking, our women will not go out. तो ये जो है, तो यहाँ से शुरू होता है जो जहाँ से पैट्रियार्की स्टार्ट हो जाती है। सो मैट्रियार्की से सोसाइटी पैट्रियार्की की ओर जाती है, और फिर वही मैट्रियार्कल जो गोष्ठी मदर्स थी उनको रिप्लेस किया जाता है गोष्ठी फादर से, उनको गोत्र पिताओं से। और क्षत्रिय एज में, क्योंकि अभी तक जब तक मात्र प्रधान थी क्षत्रिय एज,
तो ये बहुत जरूरी होता था कि एक क्षत्रिय ब्लड लाइन को रखा जाए, एक ब्रेव और एक स्पिरिटेड ब्लड लाइन को रखने के लिए मन में था कि स्पिरिटेड और ब्रेव मैच मेकिंग होना चाहिए। ब्राइड एंड ग्रूम को देखना वहां से शुरू हो गया कि एक बहुत ही स्पिरिटेड लड़के के लिए लड़की भी वैसी ही चाहिए। तो ये जो प्योरिटी ऑफ ब्लड की प्योरिटी को रखना, ये क्षत्रिय एज की देन है। उसके बाद में फिर होते 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 इस चीज पे हम एक और बहुत अच्छी डिस्कशन है कि गोत्र के बाहर शादी करना कैसे शुरू हुआ होगा। नेचुरली जब ये स्पिरिटेड और वैल्यूर की इतनी इंपॉर्टेंस हो जाती है क्षत्रिय एज, आवाज नहीं आ रही दीदी, मंजुला तो दीदी। आवाज नहीं आ रही है दीदी, क्या हुआ? हाँ, थोड़ी कटने अच्छा, लगी। अभी जी दीदी, जी बोलिए। आ रही है। तो फिर क्योंकि क्लेन में वार होती रहती थी, इस क्लेन से उस क्लेन में वार होती थी, वहां से वहां की लड़कियों को इस गोत्र में लाना, इस हिल पे लाना कॉमन था, और इस हिल की पॉपुलेशन बढ़ाना कॉमन था। तो इंटर गोत्रों के अंदर की जो मैरिजेस हुई, तो ऑब्जर्वेशनली हुआ कि उनके बच्चे ज्यादा स्ट्रांग और स्टाउट होते थे। तो ये जो गोत्र सिस्टम शुरू हुआ कि एक पहाड़ी से एक ही पहाड़ी के जो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड से उसमें शादियां नहीं होंगी, दूसरी पहाड़ी से आएंगे, तो गोत्र सिस्टम शुरू हुआ। अब ये गोत्र सिस्टम ठीक है या गलत है ये नहीं, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ होगा ये? तो क्षत्रिय एज में सटल इंटेलेक्चुअल होते हैं क्षत्रिय, कॉन्शियसनेस उनकी डेवलप्ड हुई होती है, जजमेंट हुई होती है, इसीलिए क्षत्रिय एज बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करता है। क्षत्रियज आर मोर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में इतने रुथलेसली जो डिसिप्लिन बनाया जाता है उसको फॉलो करवाया जाता है। जैसे कि क्षत्रिय एज के वार में ही हम देखते हैं कि बूढ़ों को, वुमेन को, बच्चों को, वीक को, अनआर्म्ड एनिमी को, भागते हुए एनिमी को नहीं मारना है। तो ये कानून है। जैसे कि हम देखते हैं कि रात को सूर्यास्त के बाद वार नहीं करनी, ये क्षत्रिय एज की वेलर होने की और एक सेंस ऑफ ऑनर रखने की क्वालिटीज है। लेकिन इन्हीं क्वालिटीज को जब हाँ, एक और क्वालिटी होती है कि हम किसी के, जैसे कि वो मरने प्रेस्टीज के लिए, अपने अपने अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपनी इंटेग्रिटी के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए मरते भी हैं और मारते भी हैं। जैसे कि हम देखते हैं और फिर किसी के हाथ में नहीं मरना है तो अपने आप को मारना भी वो जानते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये भगत सिंह जब फांसी पे चढ़े थे, या खुदीराम बोस, ये जितने भी जो रेवोल्यूशनरी थे, भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ना था, जब उनको फांसी की अनाउंसमेंट होती है और रात में कहते हैं कि 500 ग्राम उनका वेट बढ़ गया था। तो ये जो क्षत्रिय लोग हैं, तो ये मरने से नहीं डरते प्रेस्टीज के लिए या किसी आइडियोलॉजी के, तो ये ज्यादा आइडियोलॉजिकल होते हैं। और फिर जैसे हम देखते हैं चंद्रशेखर आजाद जब उनको घेरा जाता है, तो घेरा गया तो वो उन्होंने इनके हाथों मरने से बेटर समझा कि मैं खुद ही अपने आप को गोली लगा लूं, और वो अपने आप को गोली लगा के मर गए। तो ये क्षत्रिय की क्वालिटीज है। और क्षत्रिय की क्योंकि क्वालिटीज प्लेजर सीकिंग वो भी रहते हैं, तो शूद्रा वालों की जो पॉलीगेमी थी, तो क्षत्रिय में भी पॉलीगेमी चलती है, बहुत ज्यादा शादियां करना। दीदी आवाज फिर से नहीं आ रही है। दीदी कनेक्टेड है?
आई थिंक नेटवर्क इशू है, बारिश वहाँ बहुत हो रही है। जी जी दीदी, क्योंकि कनेक्टेड है, माइक भी ऑन है, बट आवाज नहीं आ पा रही है। दीदी प्राउड से रिलेटेड हम लोगों को क्लास दे रही हैं, और अभी शुद्रा प्रवृत्ति का पहले बता चुके कि शूद्र कैसा होता है, एंड अभी क्षत्रिय पर वो एक्सप्लेन कर रही हैं। तो अगर कोई इस पे कुछ बोलना चाहेंगे कि क्षत्रिय शूद्र कैसे होते हैं, कोई एक बताएं। शूद्र की थिंकिंग क्या होती है और क्षत्रिय की थिंकिंग क्या होती है। तो यहाँ शूद्र जो है वो नहीं है जो कि कास्ट शूद्र लोग बोलता है। शूद्र कोई बुरा नहीं होता है, एक थिंकिंग और एक थॉट होती है कि जैसे उनको सिर्फ आराम है, खाना पीना सोना है, प्लेजर चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए जो तुरंत सुख दे, प्रेजेंट आराम जो देता है या फिर आनंद देता है, उसी में वो ज्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं करना चाहते किसी नई चीजों के प्रति भागना, या कुछ नया किसी चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा उस पर एनर्जी नहीं लगाना, क्या अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम उनको लगता ही नहीं, ध्यान भी नहीं देते हैं वो इस तरह की चीजों पे कि क्या है आसपास में, कुछ अगर नेगेटिव है पॉजिटिव हो रहा है उससे मुझे क्या, मैं अपना जिंदगी आराम से जीऊं। तो ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। अदर लोग अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सुप्रिया दीदी। जी बिल्कुल दीदी, काफी कुछ दीदी ने फिर से रिमाइंड कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे शूद्र की क्वालिटी के बारे में हमने पढ़ा था। और आज दीदी जो बता रही हैं कि शूद्रा के बाद वो क्षत्रिय की क्वालिटीज बता रही हैं, तो इसमें कितनी अच्छी तरह से बताया गया कि शूद्रास के बाद क्षत्रियास में थोड़ा बहुत कुछ इंटेलेक्ट डेवलप होता है, तो कैसे शूद्रास और क्षत्रियास में वेरिएशन है, क्योंकि शूद्रास के बीच से ही निकल करके क्षत्रियास बाहर आते हैं। तो अगर आप में से भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं अभी तो बोल सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कुछ डाउट्स हैं आपके तो अभी से क्वेश्चंस भी तैयार करके रखिए ताकि आप सेशन के एंड में क्वेश्चंस पूछ सकें। तब तक के हम वेट कर रहे हैं। आई थिंक मंजुला दीदी के यहाँ जैसे उन्होंने बताया बारिश काफी हो रही है, दीदी अभी जुड़ नहीं पाई है। कोई भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हमने पहले भी थोड़ा बहुत तो जरूर सुना है दीदी से प्राउड के बारे में। बल्कि शिवोक्ति भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, उसमें भी दीदी ने काफी कुछ सिखाया था। अगर शिवोक्ति के बारे में भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं। दीदी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तब तक मीतू दीदी को कुछ अनाउंस करना था, तो मीतू दीदी आप कर सकती हैं कुछ, कोई पॉइंट या कुछ बोलना था हम लोगों का। आई थिंक न्यू टॉपिक मीतू दीदी ले रही हैं, तो उसके लिए कुछ बोलना है मीतू दीदी। नमस्कार सभी को, और थैंक यू वेरी मच मीरा दीदी मुझे ये मौका देने के लिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जीपीआईएफ का एक बहुत सशक्त मीडिया है नवचेतना, जो हमारी मंथली मैगजीन आती है और जिसके थ्रू हम अपने जो जीपी मेंबर्स है, नॉन जीपी मेंबर्स है, उनको कनेक्ट करते हैं सभी ऑडियंसेस के साथ। अब कुछ समय पहले मैंने ये सोचा कि वी ऑल आर विमेन, तो हम लोग बच्चों को तो कहीं नहीं छोड़ सकते। बच्चे जो हैं वो हम लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। लैब चिल्ड्रन जब होंगे तब की नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में बच्चे हमारे प्रायोरिटी है। इसीलिए मैंने 2 एक्टिविटी शुरू की थी। एक था कि हमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं, टीनी टॉट्स है या थोड़े बड़े बच्चे हैं, उनको हम न्यू ह्यूमनिस्टिक एक्टिविटीज, एजुकेशन तो अपनी जगह है, एक्टिविटीज का पिक्चर्स हमने उनसे मंगवाई थी और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। कोई बच्चा गार्डनिंग कर रहा है, कोई एनिमल को फीड कर रहा है, कोई बच्चा प्ले कर रहा है। सो इस तरह की पिक्चर्स आई और हमने चिल्ड्रन कॉर्नर में डाली। दूसरी एक्टिविटी जो है वो हमारी ड्राइंग कंपटीशन है, विच इज स्टिल गोइंग ऑन। उसके भी रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे हैं। आज मैं मीरा दीदी से डिस्कस भी कर रही थी, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज डिवाइड की हैं, हर एक कैटेगरी को थीम भी दी है, और वो सारे के सारे अब दे आर इन अ प्रोसेस टू कम टू डेली ऑफिस।
वो जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो, और बच्चों के स्कूल का सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड की कॉपी के साथ साथ हमारे पास पहुंच रहा है एक एक करके। तो ये हुई सेकंड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी विच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इज कि बच्चों के स्कूल के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। सो नाउ इट इज टाइम टू अवार्ड देम, टू अप्रिशिएट देयर सक्सेस, टू एंजॉय देयर सक्सेस। जितने भी बच्चे हैं अच्छे मार्क्स लाते हैं, पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। आई हैड गॉन थ्रू दिस फेज, और काफी लोग, सभी लोग इस फेज से गुजरे भी हैं और गुजर भी रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि नव चेतना जो है मैगजीन उन बच्चों को अवार्ड करेगी जिनके अप टू 12th तक 90% और अबव मार्क्स आए हैं इन देयर फाइनल एग्जाम। फाइनल मतलब कंसोलिडेटेड जो फाइनल मार्कशीट आती है उसमें। तो जो भी बच्चा है, चाहे वो क्लास 5th का है, 8th का है, 10th का है, 12th का है, दे शुड सेंड द मार्कशीट। वो अपने बच्चे की मार्कशीट भेजे, बच्चे का नाम, क्लास, स्कूल, ये सब भेजे। सिमिलरली हमने यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी इसमें ऐड किया है। यूनिवर्सिटी लेवल पे मार्क्स स्कोर करना थोड़ा टफ होता है, तो 75% या उससे अबव जिनका यूनिवर्सिटी में आया है, दे शुड सेंड अस द डिटेल। अब हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल गिव देम द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। ई सर्टिफिकेट्स हम लोग भेज देंगे एंड विल ट्राई टू सेंड इट थ्रू मुफ्ती प्रधान और देयर रीजनल एरिया, ताकि वो लोग जो है वहीं से डायरेक्ट कलेक्ट कर सके। तो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देंगे। सेकेंड थिंग, हम एक वेबिनार करने जा रहे हैं बच्चों के साथ, जिसमें हम ये जितने तीनों एक्टिविटीज के बच्चे हैं सबको बुलाएंगे। And again, it is going to be an international webinar, not a national. It's going to be an international webinar, जिसमें हम सभी बच्चों को include करेंगे, and then we will discuss. So they'll get a very good platform through Navchetna to express their thoughts, their teaching, their stress, their enjoyment. तीसरा हम ये करेंगे कि we are going to publish their success story in our Navchetna magazine. So here I request to this platform कि जितने लोग हैं, आप अपने आसपास में, अपनी फैमिली में जो भी बच्चे बहुत अच्छा स्टडी करके बैठे हैं, उनकी आप हमें डिटेल भेजिए। मैंने लिंक डाल रखा है, आपको मेल करना है। यू सेंड इट थ्रू मेल एंड वी विल पब्लिश इट वेरी सून इन द जुलाई इशू ऑफ नवचेतना। थैंक यू वेरी वेरी मच मीरा दीदी, ये तीनों अनाउंसमेंट मुझे करना था। थैंक यू मीता दीदी, मीतू दीदी। मीरा दीदी, तो मैं शुरू करूं? सुनाई दे रहा है? हाँ दीदी तो एक सेकंड, बस एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर देंगे हम। जी 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 जी, बोलिए 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 दीदी। लास्ट टाइम भी हमने डिसाइड किया था कि सेशन में अगर ज्वाइन करते हैं तो स्पेसिफिकली आज ट्यूसडे और वेडनेसडे की जो सेशंस है वो दीदीज के लिए है। हालांकि दादाज भी ज्वाइन कर सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हो अगर पूछना चाहते हैं तो वो हैंड रेस करके पूछेंगे दादाज स्पेसिफिकली, या फिर चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये मैं पहले अनाउंस करना भूल गई थी, तो बस वही रिमाइंड करना था कि दीदी इसका स्पेसिफिकली है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारा सेशन स्मूथली चले। ओके दीदी, थैंक यू। मंजुला दीदी फिर से थैंक यू। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बोल के बहुत ज्यादा क्षत्रियज को आज खत्म करने वाली हूँ। तो बाबा कहते हैं कि, बाबा लिखते हैं कि ये जो क्षत्रिय का डिसिप्लिन सोसाइटी रखने का, रूथलेस डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और रखते हैं, तो इससे आने वाली सोसाइटी बहुत ही, आने वाला एरा भी उससे इफेक्ट होता है। जैसे कि सरदार से गोत्र पिता से सरदार हो गए, सरदार से हमारे अगर हम जाने कि क्षत्रिय लोगों का रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी क्या थी, तो उनका वो, क्योंकि क्षत्रिय लोग बहुत खुले दिल के होते हैं, हम बोलते हैं ना दिलदार। तो क्षत्रिय की एक क्वालिटी है कि मैग्नेनमस माइंड होता है, बहुत बड़ा माइंड। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग क्षत्रिय क्वालिटी के लोग होते हैं, तो पैसा देना आना, इधर से आ गया उधर से देना, पैसे पे बहुत ज्यादा लालच या सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं होती है कुछ चीजों में। तो वो जो वो मैग्नेनिटी ऑफ माइंड है, तो उससे नेचुरली उनका एक वेग सा स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन वहीं से स्टार्ट हुआ है। और क्योंकि बात ये, इस चीज को हम फिर नमः शिवाय शांताय में भी लेंगे,
लेकिन मिडिल ऑफ द क्षत्रिय सोसाइटी में ही, क्षत्रिय सोसाइटी में क्योंकि वार्स होती हैं, क्षत्रिय को डेथ का बहुत लोग मरते हैं और ब्रेव लोग ही मरते हैं, और मेल फीमेल दोनों, तो संतान की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो संतान की को पाने के लिए क्षत्रिय लोग किसी भी चीज बहुत डर के नहीं, जैसे कि शूद्र लोग डर के उपासना करते हैं नेचर की, तो क्षत्रिय लोग डर के नेचर की उपासना नहीं करते हैं। बाबा लिखते हैं कि वो अपने लिए अच्छा हो, दूसरों के लिए अच्छा हो, फैमिली के लिए अच्छा हो, ट्राइब के लिए अच्छा हो, इन चीजों को, इन आइडियोलॉजी को मन में लेकर प्रे करते हैं। शूद्र डर से करते हैं, शूद्र डर से करते हैं कि अगर मैंने प्रे नहीं किया तो ये हो जाएगा, डीटी नाराज हो जाएगी, मुझे कुछ बुरा कर देगी। लेकिन क्षत्रिय लोग प्रे करते हैं, कोई शक्ति को प्रे करता है, कोई, और फैलेस वर्शिप जो है, लिंग पूजा जो है, तो ये लिंग पूजा क्षत्रिय लोगों के स्टार्टिंग से, ये बहुत पुरानी है, बिफोर ये जो पुराण थे ये थे, उससे पहले लिंग पूजा शुरू हुई थी। बाबा कहते क्योंकि उनके मन में था कि फैलेस की पूजा करने से बच्चे ज्यादा, संतान ज्यादा होगी, हेल्दी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, तो लिंग पूजा। उसके बाद में फिर कुछ लोगों ने आके लिंग पूजा को फिलोसफिकल मीनिंग देने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि जैसे हमारी आनंद मार्ग की फिलॉसफी में भी है कि जहाँ से क्रिएशन शुरू होती है उसको हम शंभुलिंगा बोलते हैं, जहाँ स्वयंभू लिंगा और शंभुलिंग मीन्स क्रिएशन जहाँ से शुरू होती है, क्रिएशन जहाँ पे खत्म होती है, तो शंभुलिंग means where the creation starts from and where the creation stops। तो फिर बाद में कुछ लोगों ने इस फिलॉसफी के बाद में इसको एक रंग देने की कोशिश की कि we merge in the linga and we come out of the linga। लेकिन बाबा कहते हैं ये बाद में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश दी गई है कि हम लिंग से ही निकले हैं और लिंग में ही गए हैं। तो लिंगा हैज बीन डिपिक्टेड एज ब्रह्मा, एज पुरुषोत्तमा और एज ए सुप्रीम कॉन्शियसनेस, लेकिन वो नहीं है। शुरू ये फैलेस वर्शिप से ही हुई थी। और गणपति तंत्र भी जो हम बोलते हैं कि बहुत पुराना है, गणपति पूजा से पुराना है। गणपति को जैसे कि कल भी किसी ने कहा था कि गणपति का मतलब ही होता है क्योंकि वॉरियर क्लास थी, तो उस टाइम पे कोई भी सरदार हो या जो गनु का पति हो, जो सेना का पति हो, उसको सेनापति या गणपति बोलना ये उसी टाइम से शुरू हुआ था, गणपति या गणाधीश ऐसा बोलना। लेकिन बाद में ये जो शेप दी गई, तो ये मिथोलॉजिकल शेप जो है तो ये पुरानी केज में दी गई है। ये जो पूजा पाठ, और उसके बाद रिसेंटली जो गणपति की पूजा की जाती है महाराष्ट्र से शुरू हुई, वो भी एक कारण से शुरू हुई थी। तिलक जब चाहते थे कि मराठा लोगों को इकट्ठा करे, तो इकट्ठा ऐसे तो कोई लोग होते नहीं है, तो एक पूजा के, इंडिया में तो होता ही है कि पूजा के बहाने से लोगों को बुलाओ तो लोग बहुत आ जाते हैं पूजा करने, और पूजा करने के बाद फिर उनको समझाओ या उनको रेवोल्यूशनरी आइडियाज दो या स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के बारे में बात करो। तो ये शुरू गणपति की जो ये पूजा, ये जो उनके सर के ऊपर ये हाथी का ये लगाना, ये तो बाद में। लेकिन गणपति का जो आइडिया या गणपति तंत्र जो था, ये क्षत्रिय से ही शुरू हुआ था। तो ये है उनकी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की बात। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जो कि क्षत्रिय लोग करते हैं। क्षत्रिय जब सरदारों को रिप्लेस किया, ऑटोक्रेसी को रिप्लेस किया किंग ने, तो किंग जब हुए तो अब किंग्स की होता क्या था कि एक किंग के मरने के बाद दूसरा किंग इलेक्टेड करने पे बहुत ज्यादा ब्लड शेड होता था, और उन सोसाइटीज में और भी ज्यादा हुआ है जहाँ पे सिविलाइजेशन इतनी डेवलप्ड नहीं है। तो जहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप्ड है तो वहाँ का सिस्टम दूसरा है। जहाँ पे अभी सिविलाइजेशन डेवलप्ड नहीं है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि ऑटोमन एम्पायर का जो किंग होता था, जब किंग के किसी बच्चे को राजगद्दी मिलती थी, तो महल के सारे राजकुमारों को मार दिया जाता था। महल के सब राजकुमार, इतना क्रूर लगता है कि सारे राजकुमार, ऐसा ना हो कि कल कोई भी प्रिंस आके सर उठा ले, इसलिए सबको मारना। अदरवाइज क्या होता था कि जैसे शाहजहां के मरने से पहले ही
औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया, सारे वर्दी ऑफ थ्रोन के जो भी वारिस होते थे उनको मार देते थे, और उसके बाद कोई भी थ्रोन पे बैठता था। ये होता है उन सोसाइटीज का जो ट्राइबल सोसाइटी, जो सिविलाइज नहीं है। लेकिन जो क्षत्रिय एज हम लोग जो हम सिविलाइज क्षत्रिय एज पढ़ रहे हैं, तो उसमें फिर क्षत्रिय जो और खास करके वो सोसाइटी जो वैदिक सोसाइटी हम बोलते हैं, जहाँ पे ये इंडिया की वैदिक और तांत्रिक सोसाइटी में ऑलरेडी, बिकॉज इट इज ए लॉन्गेस्ट, बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन होने से यहाँ इन्होंने पर गोत्र में शादी करना ताकि बच्चे बहुत स्ट्रांग पैदा हों, उनमें बीमारियां ना हो। यहाँ बहुत सी ऑब्जर्वेशन और मेडिटेशन और तंत्र के थ्रू, इंट्यूशन से जो सिस्टम डेवलप किया गया था, तो उसमें उन्होंने ये भी फिर बाद में ये किया कि किंग के मरने के बाद मार काट नहीं होगा, जो बड़ा लड़का होगा वही थ्रोन का वारिस होगा। तो ये जो डिसिप्लिन बनाए गए, तो ये ह्यूमन वैल्यूज जो आई हैं, तो वो क्षत्रिय सोसाइटी की देन है। क्षत्रिय सोसाइटी में, और बाबा फिर एक और चीज लिखते हैं कि जिन सोसाइटीज में किंग बहुत देर तक रहे हैं, बहुत देर तक जहाँ पे किंगडम्स रही हैं, जहाँ पे राजा लोगों का राज रहा है, तो वो सोसाइटी बहुत स्मूथली डेमोक्रेसी में आके रिपब्लिक बनी भी, तो डेमोक्रेसी में भी वो स्मूथली चलती है, उनमें कू नहीं होते। लेकिन जिन सोसाइटीज में देखा गया है, जिन सोसाइटीज में किंगडम्स नहीं रही हैं बहुत लॉन्ग पीरियड तक, मतलब बहुत डिसिप्लिन, ऑटोक्रेसी नहीं रही है, क्षत्रिय टाइप ऑफ गवर्नेंस नहीं रही है जिस सोसाइटी में, तो उन सोसाइटीज में हमेशा ही कोई ना कोई, ये बहुत जरूरी चीजें हैं हमें देखने की, कि जब हम किसी सोसाइटी में देखते हैं कि वहां तो रोज कू होते हैं, रोज सिविल वार हो रहे हैं, सिविल अनरेस्ट हो रहा है, हम देखते हैं, मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, साउदर्न अफ्रीका में देखते हैं, सूडान में देख रहे हैं, यमन में देख रहे हैं, इथियोपिया में देखते हैं, छोटी छोटी रियासतें, लेकिन हमेशा ही लड़ती रह रही। उसका मतलब है कि वहां पे जो क्षत्रिय एज का जो गवर्नेंस है, वो ठीक तरह से डिसिप्लिन्ड वे में ऑटोक्रेटिकली रुथलेसली हुई नहीं है, तो सोसाइटी डिसिप्लिन्ड हुई नहीं। तो जो सोसाइटी बहुत ज्यादा लंबे काल तक किंगडम से रिपब्लिक में आती है, तो वो बहुत हद तक रिपब्लिक या डेमोक्रेसी को भी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करती है, डिसिप्लिन के साथ। तो डिफरेंस है हम इंडिया की डेमोक्रेसी में, अमेरिका की डेमोक्रेसी में, क्योंकि अमेरिका की डेमोक्रेसी किसी किंग से नहीं निकली हुई है, कि एकदम किंगडम से नहीं निकली हुई है। 500 साल पहले की तो अमेरिका की, उन्होंने पुराने लोगों को तो जो किंग्स थे वहां के, जो ट्राइबल किंग थे, उनको तो मार काट के खत्म ही कर दिया, और जो नए लोग ये तो वो तो उन्होंने रिपब्लिक डेमोक्रेसी, एक दूसरे से लड़ाई क्लैश तो किया, लेकिन किंग्स कहाँ थे? कोई फ्रांस में था, कोई लंदन में था, तो उनके वहां पे डायरेक्ट किंगडम्स नहीं थी, तो वहां की सोसाइटीज में वो डिसिप्लिन जो हम देखते हैं ना, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वहां के लोगों में वैसा डिसिप्लिन जो किंगडम्स के लोगों में डिसिप्लिन होता है, वो फॉलो नहीं करते। तो उनका डेमोक्रेसी और उस डेमोक्रेसी में बहुत फर्क होता है, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक क्षत्रिय एज में बहुत डिसिप्लिन्ड वे में रही होती है। तो उसकी वैल्यू अब हमें मालूम, जब हम क्षत्रिय एज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो हमें मालूम होता है कि इंडिया में ये वैल्यू सिस्टम इतना क्यों है। बड़ों को आदर करो, बड़ों के पांव छुओ, छोटों से प्यार करो, छोटों को प्रोटेक्ट करना। इंडियन पेरेंट्स बच्चों की 18 साल नहीं, 25 साल 30 साल शादी होने तक, क्या शादी के बाद भी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं पेरेंट्स। वो अच्छा है या बुरा है, दैट इज अ डिबेटेबल थिंग, लेकिन क्यों समझते? क्योंकि वैसा एक आइडियल एक सिस्टम ऐसा गवर्न किया हुआ है इस सोसाइटी पे कि बहुत ड्यूटीफुलनेस होनी चाहिए दोनों ओर से। बच्चे पेरेंट्स की ओर ड्यूटीफुल होंगे और फादर और मदर पेरेंट्स की ओर। और लड़कियों की शादियां करना, लड़कों की शादी करनी तो इंडियन सोसाइटी में माँ बाप का ड्यूटी है। लेकिन वही आप वेस्टर्न सोसाइटी देखेंगे जहाँ किंगडम्स बहुत ज्यादा जहाँ क्षत्रिय एज इतनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? उसके कारण ये है कि वहाँ पे लाइफ ही लेट शुरू हुई थी। वहाँ की जो एनवायरनमेंट और जो परिसर था वो
एक सिविलाइजेशन डेवलप होने के अनुकूल नहीं था, वो अनुकूल नहीं था। जहाँ पे सिर्फ 9 महीने जहाँ पे सिर्फ बर्फ पड़ी रहेगी, तो वहाँ के लोगों को खाने पीने का, हंटिंग का, ग्रीन वेजिटेबल का, या दूध दही का, या गाय पालने के लिए घास ढूंढना, वो उसी में लगे रहते। और उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे अपने लिए बचाया जाए, किसी को देना नहीं, तो वो एक कल्चर डेवलप नहीं होता। इसीलिए जो कल्चर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई, तो वो उन जगहों पे हुई जैसे इजिप्ट में हुई। इजिप्ट का भी जो सिस्टम था, इजिप्ट की भी जो क्लाइमेट थी, तो वो उतनी ठंडी नहीं थी, मतलब अननुकूल नहीं थी। रोम भी बहुत, रोमन सिविलाइजेशन हम देखते हैं, तो रोम की भी जो, आप जो ही यूरोप से ऑस्ट्रिया या आप स्विट्जरलैंड से या ऑस्ट्रिया से जो ही इटली में एंटर करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरी जगह पे आ गए, ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में आ गए, हम इंडिया में आ गए, क्योंकि वहाँ का जो जलवायु, फर्टिलिटी, क्लाइमेट है, वहाँ सन ज्यादा है, गर्मी है, वहाँ उतनी ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती है। और वहाँ पे वो जो ठंडी जगहें होती है, तो वहाँ का खास बहुत छोटा छोटा, वहाँ अगर 2-3 महीने जो धूप होती भी है, तो प्लांट्स बढ़ने का, फर्टिलिटी या फसलें बड़ी बड़ी बनने का, या हार्टिकल्चर डेवलप होने का उतना सिस्टम नहीं होता। 3-4 महीने ही धूप होगी। लेकिन जहाँ पे ज्यादा धूप है, तो वहाँ आपको विनेयार्ड मिलेंगी, ग्रेप्स मिलेंगे, पीचेस मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। तो उन्हीं जगह जितनी भी आप जो भी आप सिविलाइजेशन बोलते हैं, इजिप्शियन, यूनान और मिस्र, रोमा, तो इन जगहों की जो रिलेटिवली जो एनवायरनमेंट है, जो रहने की क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, वो ज्यादा अनुकूल है इंसान की डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए। जब तक फिजिकल डेवलपमेंट की चीजें, आशाइशें बहुत आसानी से नहीं मिलेंगी, तो इंसान साइकिक डेवलपमेंट के बारे में सोचने को उसे समय नहीं मिलता है। तो तब वो कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में सोच नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। हालांकि उनका समय बहुत कम मिला है, लेकिन फिर भी वो सिविलाइजेशन उनको माना गया है। तो वहां आप देखेंगे, इजिप्ट में जाइए, इटली में जाइए, यूनान में जाइए, तो वो ऐसी जगह नहीं है जैसे कि स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ठंडा है, या आपका साइबेरिया है, या आपका रशिया है, यूएसएसआर जो तो पहले वाला था, साइबेरिया है। साइबेरिया में क्या इंसान क्या सोचेगा अपनी मेंटल डेवलपमेंट के बारे में तब, उस टाइम पे। आज तो वहां भी मेरे ख्याल में सारी एमिनिटीज गई होंगी, लेकिन उस समय जब एमिनिटीज नहीं थी, तो सारे साल तो लकड़ी जोड़ना ही काम होता होगा, लकड़ी जोड़ना, उसकी आग जलाना। तो ये चीजें हैं। तो ये जो डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, जो क्षत्रिय एज जो बहुत ही एक आयरन हैंड के साथ रूल किया होता है, डिसिप्लिन के साथ, तो वहां पे बाबा कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी भी आती है, तो वहाँ की डेमोक्रेसी भी स्टेबल रहती है और रिपब्लिक भी स्टेबल रहती है। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें देखनी है, कि क्यों आजकल के आसपास के लोगों में बहुत ज्यादा क्यास है, बहुत ज्यादा ट्राइबल, जो सोसाइटी ट्राइबलिज्म से निकली हुई है, वो बिल्कुल या तो वो डॉगमेटिकली बांध के रखना पड़ता है उनको किसी रिलीजन के साथ, या किसी डॉगमेटिक सुपरस्टिशन के साथ, नहीं तो मिलिट्री की तरह ऑटोक्रेटिक हैंड के साथ। अदरवाइज वो सोसाइटीज स्मूथली कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती। तो ये है क्षत्रिय एज की, ऑलमोस्ट क्षत्रिय एज की कंट्रीब्यूशन है, क्षत्रियाज की और क्षत्रिय एज की कंट्रीब्यूशन। अब यही चीजें नेचुरली जब सूडो एज बन जाती है कोई भी, तो इन्हीं क्षत्रियाज में, जब ये क्षत्रियाज इतने नेचर को कंकर कर रहे थे, अपनी डे टू डे लाइफ को इजी कर रहे थे, तो उनमें से कोई एक और ग्रुप निकलता है जो ज्यादा वॉरियर, ज्यादा काम फिजिकल क्लैश के साथ मेंटल एक्सपेंशन होती है, और मेंटल क्लैश के साथ फिर स्पिरिचुअल एलिवेशन या इंट्यूशनल एलिवेशन होती है। तो उसमें से एक ग्रुप निकलता है इन्हीं क्षत्रियाज में, जो सोचता ज्यादा है, जो इस चीज में उतना बिलीव, जो बोलता है कि इतना कष्ट क्यों करना है हमें क्यों एक तलवार लेके पीछे वार करनी है। हम ऐसा कोई
वेपन क्यों ना बनाए कि जिससे दूर से ही हम एनिमी को नुकसान पहुंचाएं, और दूर से ही थोड़ी सी शक्ति यूज करने से हम अपनी मेंटल इंटेलेक्ट से ही शत्रु को एनिमी को नुकसान पहुंचाए। तो वो शुरू करते हैं कोई ऐसी चीजें जैसे कैटापल्ट हुआ, या बंदूक का बनाना हुआ, या तोप का बनाना हुआ, या ऐसी चीजें जिनमें वो शस्त्रास्त्र जो पहले स्टोन एज में थे, जो स्टोन से लड़ते थे, फिर आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, फिर इन एजेस में फिर गोली चलाना, ये कोई ना कोई उस टाइम की जो सिचुएशन के प्रकार जो चीजें चाहिए होती है सोसाइटी को, तो माइंड सोच के एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप निकलता है, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप सोच के क्षत्रियाज को अपने अंडर कर देता है। क्योंकि क्षत्रियाज तो ब्लाइंडली डार्कनेस में घुसते हैं लड़ने के लिए, लेकिन ये विप्र होता है जो समझता है कि 15 दिन के बाद अमावस्या होगी, 15 दिन के बाद पूर्णिमा होगी, सो 15 दिन शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष पे मत युद्ध करो, उस टाइम पे रात है, कृष्ण पक्ष में करो। तो ये ऐसी चीजें जो ऑब्जर्वेशन है ये विप्र करता है, और विप्र फिर गाइड करना शुरू करता है क्षत्रिय को कि तुम कैसे वार करोगे, किस मुहूर्त पे करोगे, कब करोगे, किस ओर से करोगे तो तुम जीतोगे। तो नेचुरली फिर विप्रणेज स्टार्ट होगी। लेकिन विप्रणेज हम दूसरे दिन बात करेंगे। आज हमने क्षत्रियाज की बहुत सी क्वालिटीज को बोला है और उनकी कंट्रीब्यूशन बताई हुई है, और फिर मैट्रियार्की से पैट्रियार्की में हम लोग कैसे किए वो बताया हुआ है, और वुमन के हाथ से इंडिपेंडेंस जो थी उसको कैसे धीरे धीरे छीना गया वो भी हमने इसमें देखा है। लेकिन फिर भी क्षत्रिय सोसाइटी में वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन बहुत नहीं हुई थी। ये वुमेन एक्सप्लॉयटेशन फिर बाद में जब विप्रा एज पे हम आएंगे तो फिर देखेंगे विप्रा लोगों ने सभी को कैसे एक्सप्लॉइट किया, और फिर वुमेन भी तो उसी एक्सप्लॉइटेड ग्रुप में आ गई। तो हम लोग अभी समय हो गया 3:30, तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। तो थैंक यू और नमस्कार, और जो कुछ रहा है उसे प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच दीदी, वेरी नाइस सेशन एज यूजुअल। इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें बता दी दीदी ने कि क्या कहें। ये तो आप होस्ट है, आपको बोलना ही है दीदी। नहीं दीदी सच में इतनी नई चीजें सीखने को मिलती मुझे है। लगता है ये बहुत जरूरी है। वर्णों की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम जानेंगे तो हमारे आसपास वाले जो लोग हैं उनको पहचानने में, और फिर गवर्निंग लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को पहचानने में, फिर हमारे आसपास में क्या हो रहा है उसको पहचानने में, और इसके बाद में फ्यूचर में क्या होगा उसकी एक हमें एक एजिटेशन ना हो, हमें बहुत ज्यादा ना तो एक्साइटमेंट हो और ना फियर हो कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम डर जाते हैं। तो जैसे कि हम प्रोटेस्ट हैं, हम जानते हैं कि ये एरा कैपिटलिस्ट है, इतना तो हम जान ही जाते हैं कि कैपिटलिस्ट एरा से शूद्र एरा में नहीं ज्यादा देर तक रहे, शूद्र एज में हम जा रहे हैं अभी, लेकिन शूद्र से जंप करके हम लोगों को क्षत्रिय एज में जाना है। इसलिए जितना केओस एनार्की होगी तो होने दीजिए, तो हमें वो इतनी ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये जरूरी है ये सारे वर्णों की क्वालिटीज को जानना, और फिर उनको टॉलरेट करना, और फिर उनसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए और उनको कैसे डील किया जाए जानना लीडर्स के लिए। जी दीदी बिल्कुल, धन्यवाद। मीतू सिंह दीदी ने हैंड रेस किया है। मीतू दीदी आप जो कहना चाहते हैं कहेंगे। नमस्कार मंजुला दीदी, बहुत अच्छे से आज आपने वर्णों की चर्चा की है। मेरा एक क्वेश्चन है कि दीदी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जितने भी लोगों ने इंडस्ट्री ज्वाइन की, जो भी सर्विस इंडस्ट्री में आए, क्या वो सारे के सारे शूद्र वर्ण में माने जाएंगे? इंडस्ट्री दीदी, इंडस्ट्रियलिस्ट तो वैश्य होते हैं। नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट तो वैश्य हैं, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सारी लेबर भी गई, इंजीनियर्स भी गए। दीदी उसको हमने पहले दिन भी बोला, और एक और क्लास हम उस पे लेंगे, क्योंकि उसमें नहीं, जब वैश्य एरा अपनी स्ट्रेंथ पे पीक पे होता है तो वो सबको अपने अंडर लेता, सबको अपने काम के लिए यूज करता है, और उसमें विप्रास भी होते हैं, शूद्रास भी होते हैं, क्षत्रियास भी होते हैं। आजकल की एरा में तीनों, क्षत्रिय, विप्र और शूद्र, तीनों को
इंडस्ट्री में लिया जाता और तीनों को स्लेव बना के रखा गया। अच्छा, तीनों अच्छा। को, उसमें आपके क्षत्रियास भी हैं, विप्रास भी हैं, आपके पढ़े लिखे बच्चे, इंजीनियर, डॉक्टर, और नॉट ओनली इंजीनियर डॉक्टर तो शूद्र भी हो सकते हैं, लेकिन इंजीनियर डॉक्टर विद ए वेरी डेवलप्ड माइंड, जीनियस, उनको भी तो इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है। जैसा बोला जाता है, बॉस चाहे कोई ऊपर बैठा हुआ डम हो, लेकिन पैसा बनाने की उसमें जिद्दत है। तो उन आजकल तो सभी लोग, क्योंकि सूडो वैशन एज चल रही है। सूडो वैशन एज का मतलब होता है एक्सप्लॉइटेटिव वैशन एज। जब कोई वर्ण बहुत एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है तो तीनों वर्णों को वो अपना गुलाम बना देता है। तो इसीलिए वो तीनों वर्ण जो हैं, तो वो जब अपने मन की बात नहीं कर सकते, अपनी फ्रीडम से कुछ नहीं बना सकते, अपनी इंट्यूशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एस्थेटिक सेंस कुछ यूज नहीं कर सकते, वही करना पड़ता जो उनको पैसा बनाने के लिए बोला जाता है। तो वो डिसग्रंटल्ड हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हीं को बोला गया है कि वो इकट्ठे होंगे, उनको बोला गया डिसग्रंटल्ड शूद्रा, विक्षुब्ध शूद्रा। तो आज वो सभी इंडस्ट्री में शूद्राज हैं। विप्रा भी शूद्र बने हुए हैं, क्षत्रिय भी शूद्र बने हुए हैं, शूद्र भी शूद्र है। तो तीनों क्लासेस को अभी शूद्र का दर्जा मिला हुआ है, इसीलिए वहां पर बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड है, और इन फ्रस्ट्रेटेड लोगों को नाम दिया गया है प्राउट में विक्षुब्ध शूद्रास, या फ्रस्ट्रेटेड शूद्रास, या डिसग्रंटल्ड शूद्रास। और यही डिसग्रंटल्ड शूद्रास हैं जो रेवोल्यूशन को लाते हैं, और वही हमेशा कोई ना कोई एजिटेशन करते हैं, रोड पे आते हैं, लोग पीछे उनके आते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स होते हैं जो किसी भी चीज के अगेंस्ट में फाइट करते हैं, अन्याय के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। दीदी और उन्हीं पे दूसरी डिपेंड। बात ये है कि सॉरी, जी बोलिए। कंप्लीट करें दीदी। नहीं, मेरे वही है कि यही जो विक्षुब्ध शूद्र है, इसी पे प्राउड का पूरा जो रेवोल्यूशन है, पेरिफेरल रेवोल्यूशन है, वो डिपेंड करते हैं। हम लोग पूरा प्राउड इस विक्षुब्ध शूद्रास के रेवोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि विक्षुब्ध शूद्रास कब निकलेंगे रोड पे, और कब फिर उस पे लीडरशिप, सद्विप्रास की लीडरशिप होगी, और विक्षुब्ध शूद्रास लीड करेंगे, और पूरे शूद्र और पूरी सोसाइटी उनके पीछे आएगी, और एकदम सोसाइटी वैश्य एज से क्षत्रिय एरा में चली जाएगी। तो दीदी इसमें एक फॉलो अप क्वेश्चन और आया है कि जिस वक्त इंग्लिश हमें रूल कर रहे थे इंडिया को, तो फिर वो जो चारों वर्ण थे, चारों के चारों विशुद्ध शूद्रा हो गए उस वक्त, है ना? बिल्कुल, वो तो पैसिव हो गए थे दीदी। जब यहाँ बुद्धिज्म आया ना दीदी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है दीदी इंडिया की। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री पे कभी क्लास लेंगे तो ये बहुत इंडियन सोसाइटी का जो डाउनफॉल और पैसिव होना है, उसमें बहुत महाभारत के टाइम के बाद की जो यहाँ की परिस्थितियां हुई पहले, फिर वो ब्राह्मणवाद, महाभारत के तुरंत बाद ब्राह्मणवाद आया, ब्राह्मणवाद के बाद फिर उसके रिएक्शन में बुद्धिज्म आया। फिर बुद्धिज्म ने जब लोगों को पैसिव बना दिया था अहिंसा परमो धर्म बोल के, तो उस पैसिविटी में इस्लाम आया। तो इस्लाम तो बहुत ही वॉरियर टाइप का, ट्राइबल टाइप का ये था। तो जहां ज्यादा बुद्धिज्म का ये था, अफगानिस्तान तक तो बुद्धिज्म था, तो वहां पे उससे वो लोग एकदम भागे, या उनको काटा गया, मारा गया, उन्होंने लड़ाई नहीं की। तो फिर ऐसे फिर जब इस्लाम आया, क्योंकि उस टाइम पे प्राण धर्म जो होता है सोसाइटी का, सारे वही विक्षुब्ध शूद्रा बन चुके होते हैं। तो डिसग्रंटल पैसिव साइकोलॉजी में फिर इस्लाम आता है। इस्लाम ने और भी प्राण धर्म को बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया था, लोगों ने भूल ही दिया था कि रेवोल्यूशन क्या है और हमें क्या करना है। तो फिर उसमें ब्रिटिश लोग आए, फिर तो वो तो वैश्यन एज को कैपिटलिस्टिक एज में आए। फ्यूडलिज्म के बाद इंडस्ट्री आती है। पहले तो क्षत्रिय एज के बाद मतलब विप्रास के बाद फिर फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म वैश्यन एज की पहली स्टेज है, क्योंकि उस टाइम पे तो सिर्फ जमीन थी। तो फिर उसके बाद इस पे हम कभी बहुत अच्छी सी क्लास ले सकते हैं दीदी, कि हमें कैसे कैसे सोसाइटी इतनी पैसिव क्यों हो गई। क्षत्रिय सोसाइटी जहाँ इतने लंबे समय तक हम कहते हैं कि हम क्षत्रिय सोसाइटी में रहे हुए हैं, किंग्स के अंडर रहे हुए हैं, गोष्ठी माता के अंडर रहे हुए हैं, गोष्ठी पिता के अंदर रहे हुए, मतलब कि क्षत्रिय एज बहुत लॉन्ग टाइम तक रही है इंडिया में।
फिर उसके बाद हम इतने पैसिव क्यों हुए, तो उन फैक्टर्स को हम देखेंगे कभी एक और क्लास में। दीदी एक चीज और मैं जानना चाह रही थी, मैंने कहीं पढ़ा है कि जो क्षत्रिय ने थे, क्लैन थी, मतलब जो वर्ण थे, क्षत्रिय वर्ण जो है वो फर्स्ट हैं जिन्होंने इंटरकास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो रूलर हुआ करते थे तो वो इस चीज को नहीं देखते थे कि जो सामने जिस लड़की से शादी करनी है उसकी कास्ट क्या है, एज क्या है। तो मे बी अट्रैक्शन एक फैक्टर रहा होगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कास्ट को अडॉप्ट भी किया क्षत्रिय ने, जो कि बाकी का लोग जो थे जैसे विप्रन थे, ये सब थे उस एज के। मीतू दीदी, इसका एक बहुत सिस्टम है कि जब आर्य लोग इंडिया में आके, आर्य एक वैदिक समाज होता है यहाँ पर, तो वैदिक समाज में जो उन्होंने 3 वर्ण अपने लिए रख लिए और एक अनार्य लोगों को एक शूद्र वर्ण दे दिया, सब अनार्य लोगों को शूद्र में डाल दिया। तो फिर उनका जो सिस्टम हो, तो उस टाइम पे ये जाति पाति नहीं थी। हम लोग दीदी एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की, क्योंकि कास्ट सिस्टम अप टू महाभारत था ही नहीं। हमने जब महाभारत की कहानियों पे क्लास ली थी तो कास्ट सिस्टम था ही नहीं, रेशियल सिस्टम था, रेसेस थी लेकिन कास्ट नहीं थी। जैसे कि बाबा लिखते हैं कि कृष्ण के जो पिताजी थे और उनका एक भाई वासुदेव जो था वो क्षत्रिय था, वासुदेव क्षत्रिय थे, वो फादर थे पिता उनके। नंद उनके चाचा थे जो वैश्य थे, और गर्गाचार्य उनके एक और ताया थे जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण इन द सेंस जो गुरु थे, टीचर थे। तो कास्ट सिस्टम नहीं थी, तो कास्ट सिस्टम बेस्ड थी ऑन ऑक्यूपेशन जो होता था वो। बाद में ये कास्ट सिस्टम आफ्टर महाभारत था, बहुत ज्यादा बाइंडिंग जो कास्ट सिस्टम का हुआ वो हुआ ब्राह्मणवाद। जब ब्राह्मण लोगों ने अपने हाथ में ले लिया कि हम ही सुपीरियर हैं, ब्राह्मण सुपीरियर है, ब्राह्मण भी को एक कास्ट, हेरिडिटरी कास्ट बना दिया। पहले हेरिडिटरी कास्ट नहीं थी ब्राह्मण्स, लेकिन फिर ब्राह्मण्स को हेरिडिटरी कास्ट बना दिया, और फिर उन्होंने अपने एक्सप्लॉइटेशन के जो भी कानून बनाए कि ब्राह्मण को इतने को खाना खिलाओ, पाप पुण्य होता है, पाप होता है, नहीं तो तुम पाप स्वर्ग नरक में जाओगे, 15 लोगों को खिलाओ, 20 लोगों को दान दो। तो ये जब बना तो ये था ब्राह्मणवाद। ये बिल्कुल ही रिचुअलिस्टिक और डॉगमेटिक सोसाइटी बन गई थी आफ्टर महाभारत। तो उस डॉगमेटिक और रिचुअलिस्टिक सोसाइटी के एंटी बुद्ध आए, रिएक्शनरी बुद्ध आए कि बिल्कुल नहीं है ये। इसीलिए उन्होंने भगवान के बारे में कुछ बोला नहीं, आत्मा के बारे में बोला। वो बोले कि आत्मा है, दुख का निर्वाण है, आत्मा है, आत्मा जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा के बारे में वो कुछ नहीं बोले। वो नहीं बोले कि आत्मा जाके परमात्मा से मिलती है। तो शून्य से आते हैं, कहाँ से आते हो? शून्य से आते हैं, शून्य में जाना है, उनका शून्यवाद था। तो फिर जब उनका वो जो बुद्धिज्म यहाँ पे आया, वो इन रिएक्शन ऑफ दैट ब्राह्मणवाद, और फिर उस बुद्धिज्म और एक और जब ब्राह्मणवाद एट इट्स पीक था, तभी हमारे मनु जी भी आए, जिन्होंने मनु थे, वजन वाले के थे, जिन्होंने सोशल कोड दिए हुए थे। लेकिन वजन वाले के कोड, सोशल कोड थोड़े रैशनल थे, तो उनको उतना नहीं चलाया ब्राह्मण लोगों ने। मनु का कोड को बहुत फॉलो किया गया, दाया भागा सिस्टम, इनहेरिटेंस का, शादी का। उसमें हुआ वो कि बड़ी जाति के ब्राह्मण शूद्र से शादी कर सकता है, लेकिन शूद्र ब्राह्मण से नहीं कर सकता। ये मनु का कोड ऑफ हिंदू लाज है। ये जो मनु ने दिए लाज, तो उनको हिंदू लाज बोला जाता है, लेकिन वो मनु के बनाए हुए थे, जिसमें औरत को बोला गया कि वुमेन अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती है। हालांकि क्षत्रिय एज में ऐसा नहीं था, हालांकि महाभारत टाइम में ऐसा नहीं था कि वुमेन अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए बुरखे में रहेगी या घूंघट में रहेगी। और हाँ, क्षत्रिय एज की बाबा जो वुमेन की स्केल बोलते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि ये जो जोहर वोगर करती थी क्षत्रिय लेडीज, राजपूत लेडीज, ये जोहर भी वही है कि प्रेस्टीज के लिए मर जाएंगे लेकिन किसी के हाथ में नहीं आएंगे। तो इतनी बहादुर थी वो लेडीज भी, कम नहीं थी क्षत्रिय से। उस क्षत्रियज की प्योरिटी ऑफ ब्लड रखने के लिए कास्ट सिस्टम शुरू हुआ कि क्षत्रिय से ही शादी करेगा, लेकिन गोत्र में नहीं करेगा। तो ये जो क्षत्रिय से शादी करेगा, एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट की लड़की से शादी करेगा ताकि उनके बच्चे उतने ही ब्रेनी हो, लेकिन नजदीक में नहीं करेंगे। लेकिन ट्राइबल सोसाइटीज में नजदीक में है,
इंडिया में विचित्र किस्म की सोसाइटी है, कुछ तो ट्राइबल है, कुछ अनार्य जो निकली है, तो उसमें तो कजिन्स में शादियां इंडिया में भी है। यहाँ पे साउथ में तो साउथ में है, हाँ। हाँ शादी करते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन के अंदर नहीं आए, गोत्र के अंदर नहीं आए, क्योंकि गोत्र मोस्टली डेवलप किए गए वैदिक सिस्टम में। ये जो इनको सबको शूद्र बना के छोड़ दिया गया, इनको डेवलपमेंट का चांस ही नहीं दिया गया जो अनार्य लोग थे। तो उन्होंने अपनी वो पुरानी ट्राइबल चीजों को ही आगे लिया, थोड़ा बहुत उसको ठीक किया, थोड़ा बहुत किसी ने, लेकिन फिर उसी में रह गए। लेकिन जो वैदिक सिस्टम में आगे जब आर्य यहाँ के कंकरर हो गए, तो वही वहां यहाँ के राजा बन गए। तो उन्होंने अपने लिए जितने भी डिसिप्लिन बनाए तीन वर्णों के लिए, तो शादी क्षत्रिय लोग अभी भी, राजपूत लोग कजिन्स के साथ शादी नहीं करते नॉर्थ इंडिया में, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, ताया की लड़की या दूर के मामा की किसी से भी शादी नहीं करेंगे, लेकिन शूद्र लोग करते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दीदी आपने। विक्षुब्ध शूद्रा का भी बहुत ही अच्छे से आपने इसी में एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था जानना, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता। तो मैं सोच रही थी दीदी थोड़ा विप्र बोल दे और फिर उसके बाद विक्षुब्ध शूद्रा हो जाए तो हमारा ये खत्म हो जाए। फिर अगर ये खत्म हो जाता है दीदी, तो आगे वाले प्रिंसिपल बहुत ज्यादा नहीं है, वो है मिनिमम नेसेसिटीज एंड मैक्सिमम एमिनिटीज। तो अगर आपको ये वर्डिंग सब याद आ जाए कि विक्षुब्ध शूद्रा क्या है, वर्ण क्या है, किस वर्ण की क्या क्वालिटी है, तो फिर आगे का बिल्कुल ही आसान है। प्राउड फिर कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। जी प्राउड में सबसे बड़ी बात समझने की क्या, वर्णास को समझ जाए, उनकी क्वालिटीज को समझ जाए, फिर उनका सूडो एरा जो आता है उसको समझ जाए, और फिर उसमें कौन रेवोल्यूशन कौन लाएगा उसको समझ जाए, बस। जी ऑलमोस्ट तो दीदी आज के ही क्लास में आपने क्लियर कर दिया, बट अगर उसके बाद भी आगे लेकिन मैं हैरान हुई आज दोबारा पढ़ने में कि बाबा लिख रहे हैं कि जिन सोसाइटीज में किंग्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो सोसाइटीज डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में भी ज्यादा स्टेबल रहती है, वहां पे कू नहीं होते। तो मैं हैरान हुई कि इसीलिए इंडिया में कू का फैशन नहीं है। इंडिया में कभी भी आर्मी का कू होना, ये होना, हालांकि डेमोक्रेसी है। वही पाकिस्तान में देखिए, या ये मिडिल एजेस, मिडिल एशिया में देखिए, इन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में देखिए, और अफ्रीकन कंट्रीज में देखिए, वहां रोज कू हो रहे हैं, रोज एनार्की हो रही है, सिविल वार हो रहा है। यहाँ नहीं होता, उतना नहीं होता। हालांकि शूद्र एज में हम भी हैं, हम भी बहुत एनार्की पसंद लोग हो गए हैं। अब हम भी नहीं चाहते कि हम पे ये डिसिप्लिन हो, हमारे बच्चे भी नहीं चाहते कि उतना डिसिप्लिन हो। फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम टू मैरी एनीवन, सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज जो है, तो ये डिसिप्लिन के बाहर की है, शूद्र एज की क्वालिटीज है कि हम कुछ भी, हम ग्रेटिफिकेशन, हम आनंद लेंगे किसी भी हालत में लेंगे, किसी के साथ भी लेंगे। आज मैं वही सोच रही थी दीदी, अगर समय है तो, समय है थोड़ा सा, समय है, एक बहुत जरूरी चीज मेरे मन में आई थी कि आज सेम सेक्स मैरिज का बोल रहे हैं, हमारे सीजीआई भी बोल रहे हैं कि क्यों ना हो ये। कल कोई आके बोलेगा कि मुझे छोटी बच्ची से शादी करनी, मुझको 3 साल की बच्ची, पीडोफिलिया जिन्हें हम बोलते हैं, 3 साल की बच्ची से शादी करना मुझे पसंद है। तो अगर वो 100-150 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उसको भी मानना पड़ेगा। फिर परसों कोई आके बोलेगा कि मुझे तो मरी हुई लाशों के साथ सेक्स करना पसंद है, फिर उसको भी मानना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जो आज की शूद्रन सोसाइटी की देन है। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो विदाउट डिसिप्लिन होती है, तो उसको तो बाबा तो मानते नहीं है उसको। जी देखिए ना, अब एक समय होगा, मैं एक और बात बोलने वाली थी, क्योंकि मैं सुन रही थी परसों की ये, जैसे कि एक रिलीजन में बेटी से भी अगर सेक्स हो गया तो कोई बात नहीं, और होता था पहले। मैं एक रोमन सीरियल देख रही थी, नेटफ्लिक्स पे आ रहा था, रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में, मतलब एम्पायर में रहने के लिए उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। किसी से शादी, बहन के साथ शादी कर रहे हैं रोमन, और बेटी के साथ शादी कर रहे हैं इजिप्ट में। तो ये जो बेटी के साथ शादी करना, बेटी के साथ शादी क्यों ना करना, इस पे हम लोग एक बार कोई थोड़ा सा दीदी याद दिलाइएगा, हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे कि
कल तो बोलेंगे कि बेटी से भी सेक्स करने में क्या बुराई है भाई, क्योंकि पहले तो हम एनिमल थे। हो सकता है पहली पीढ़ी जो हमारी थी तो समझती नहीं थी बेटी कौन सी है, हमारी पोती कौन सी है, नाती कौन सी है, हैं? तो लेकिन फिर ये ऐसा क्यों डेवलप हुआ कि बेटी के साथ सेक्स नहीं करेंगे, बहन के साथ नहीं करेंगे? ये तो कोई डेवलपमेंट आई होगी ना, कॉन्शियसनेस में आई होगी। क्यों आई होगी, कैसे शुरू होगी, इस पे हम जरूर एक बार और बात करेंगे। जी 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 दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। आज का रियली बहुत ही सुंदर सेशन रहा हम लोगों का। हम लोग क्षत्रिय कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझे। इससे पहले हमने शूद्रा का कैरेक्टरिस्टिक समझे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाएंगे वैश्य और विप्र का हम लोग समझेंगे। तो हम लोग आज का इसी के साथ सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है तो बीच में दीदी आपका क्लास आप चली गई थी, नेटवर्क नहीं था, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पॉइंट पे। इन बिटवीन मीतू दीदी को फिर हमने स्पेस दिया कि ठीक है वो अपना कुछ अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छे उनका तो बहुत काम रहता है। And one more idea come from मीतू दीदी and that's really wonderful। उसमें मैंने आपका भी नाम दिया है। इन्होंने बोला कि वुमेन एग्रीकल्चर जो कर रही हैं, जो वुमेन जो है, जो जिनका जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, जो कर रही हैं एग्रीकल्चर, अब उन लेडीज का भी हम लोग एक कॉर्नर बनाएंगे, एग्रीकल्चर वुमेन कॉर्नर बनाएंगे, और फिर हम उन लोगों को इनवाइट करेंगे, और उन लोगों का अगर नंबर ऑफ मेंबर्स काफी होंगे तो फिर हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। जरूर, वो तो जीपीआई का एक तो मैं फेडरेशन। तो अगर कोई है जो कि एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है तो अपना नाम दे। साथ में मीतू दीदी जैसे बताएंगी, बाद में हम लोग लिख करके एक रिटर्न आएंगे। मैंने अपनी मदर का भी नाम दिया हुआ है, और साथ में अपने खेतों के आसपास अपना एक फोटोग्राफ भी भेजे। हम लोग इस फोटोग्राफ को अपने नवचेतना में भी पब्लिश करेंगे। तो ये बहुत ही वंडरफुल आइडिया मुझे लगा। जैसे चिल्ड्रन कॉर्नर है, उसी तरह से एग्रीकल्चर वुमेन का हम लोग प्रोत्साहन देंगे। और वुमेन जैसे मैं अपने घर में बताती हूँ कि माय फादर वाज वर्किंग, तो उनके पास टाइम नहीं था, और माय मदर दोनों डिसाइड किए कि कौन क्या काम करेगा। तो माय मदर डाइवर्ट टू हरसेल्फ, और उनको एंजॉय करती थी, वो एग्रीकल्चर एंजॉय करती थी, तो उन्होंने किया उस चीज को। एंड अभी भी हमें अगर जानकारी लेनी होती है कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, किस तरीके से खेतों को दिया जाता है, कब ये बीज को डालना है, किस सीजन में काटना है, तो ये उनकी नॉलेज इस डेप्थ तक होगी कि वो कहीं भी बैठे बैठे आज वो बता सके कि ये सीजन है, कब वाटरिंग करने की जरूरत है, कब उसमें कुछ छिड़काव की, खाद की। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, और ऐसी एग्रीकल्चर वुमेन है, हम लोग उनको प्रोत्साहन देना और उनको मोटिवेट करने का हमारा प्लान है। तो एक तो हम लोगों के बीच में बिल्कुल दीदी, ये तो बहुत मंजुला दीदी ऑलरेडी है, ऐसे मैं और फार्मर भाई, मेरा तो और फार्मर हाँ, वुमेन में मेरी मदर आती है सेकंड नंबर 2। हाँ। तो सी रियली एक्सीलेंट। मैं तो अभी जानी हूँ कि मन्नी क्या होता है, बटैया क्या होता है, एंड किस तरीके से लैंड को दिया जाता है। अभी तक मैं कभी देखने की कोशिश नहीं की, बट नाउ आई एम आल्सो गोइंग टू ट्राई। मैं अपने लैंड से एसोसिएटेड हूँ, और आई विल डेफिनेटली लव टू डू दिस विद दैट। सो एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ कल्चर। जी, मैंने देखा है दीदी, मैंने देखा है उन सोसाइटीज को जहाँ जो हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं ना कि हम बहुत मेहमान नवाज होते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसको खाना खिलाना हमारे लिए, कोई एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, एक फार्मर के लिए खाना खिलाना बड़ी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता है। आप कहीं भी गांव में जाइएगा, वो खाना खिलाना, आपको पानी पिलाना, खाना खिलाना बड़ा बर्डन नहीं है उनके लिए। सिटी में जाइए तो सिटी के लोगों को पिंच हो जाता है, क्योंकि उनका एक महीने का एक राशन है, खरीदना है, पैसे से खरीदना है। जिनके पास पैसा वो तो ठीक है, लेकिन ये जो खिलाने पिलाने का जो ये सिस्टम शुरू हुआ, ये एग्रीकल्चर से शुरू हुआ। मैंने देखा वेस्ट में वो लोग उतना खिलाने पिलाने में आगे नहीं होते। तो फिर जब ऑब्जर्व करो तो क्योंकि उनकी लैंड्स में उतना होता नहीं था, वो बस वही
जो हम देखते हैं कि पिज्जा क्या था, पिज्जा जस्ट एक ब्रेड पे एक टमाटर डालो, एक थोड़ा सा ये डालो, उसको खाओ, तो वो इतना प्लेंटी नहीं था। द लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग प्लेंटी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट, कि कोई भी आए तो खाइए जी बैठ के। तो ये जो कल्चर है, ये मुझे लगता है, ऑब्जर्वेशन है, कि जहाँ की एग्रीकल्चर रिच है वहाँ का कल्चर रिच है। वही लोग सिटी में जाते हैं, जी एग्रीकल्चर मीतू लोग ही दीदी, सिटी में रहते हैं। जी मीतू दीदी हैंड रेज करी है। मीतू दीदी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? दीदी एक तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर माय क्रिएटिव फ्रीडम। बहुत ज्यादा मीरा दीदी ने फ्रीडम दे दी है, किसी भी दिन पकड़ के मारेंगी मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने वाइल्ड थॉट्स आते हैं, कभी एग्रीकल्चर, कभी लेबर, कभी चिल्ड्रन, एंड शी सेज ओके गो फॉर इट, ओके गो फॉर इट। सो क्योंकि आपकी पोटेंशियलिटीज इतनी है दीदी कि एक नवचेतना काफी नहीं हो रही है। अच्छा दीदी, एक थॉट आया था जो लास्ट क्लास में था, आप प्लीज उसको हंसना नहीं, और थोड़ा सा आ गया तो मैं पूछ लेती हूँ मंजुला दीदी। इनके शिव के जो थे वो 3 ही बच्चे हुए, हर पत्नी से एक ही बच्चा हुआ, तो वो लोग क्या फैमिली प्लानिंग करते थे, या मेडिकली उतने स्ट्रांग थे, या ब्रह्मचर्य में इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने एक ही बच्चे को जन्म दिया? क्योंकि दीदी शिव तो परम पुरुष थे, वो तो उनके तो हाथ में, उन्होंने तो बच्चा भी वो इसलिए पैदा करते हैं कि तारक ब्रह्म हैज टू बी ए फैमिली मैन। तारक ब्रह्म की एक महासंभूति की एक क्वालिटी ये भी है कि हैज टू बी ए फैमिली मैन, तो उसको ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत ही नहीं होती। बाबा का एक ही बेटा था गौतम, कृष्ण का एक बेटा था प्रद्युम्न, जिसका नाम ही कहीं नहीं है, क्योंकि कृष्ण का जो बेटा था वो थोड़ा मटेरियलिस्ट था, तो उसका तो कोई नाम भी नहीं जानता है। कृष्ण के बेटे का एक ही बेटे थे, तो शिव जी को क्या जरूरत है, ये लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करने वाले होते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा हाई थिंकिंग में रहते हैं, तो आपका जो वीर्य है, जो आपका जो शुक्र धातु है, वो वीर्य में कन्वर्ट नहीं होती है मूलाधार चक्र में ज्यादा। वो तो बाबा इवन इनके लिए भी लिखे हुए हैं, बाबा इवन साइंटिस्ट लोगों के लिए लिखे हैं, आइडियोलॉजिस्ट लोगों के लिए लिखे हैं, कि जो सोचेगा ही नहीं सेक्स के बारे में, क्योंकि अगर आप हायर थॉट्स के बारे में सोचेंगे, हायर आइडियोलॉजी के बारे में सोचेंगे, तो आप सेक्स के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं या तो उनको बच्चे होते नहीं, या होते भी हैं तो शॉर्ट लिव्ड होते, या हैंडीकैप्ड होते। तो हम देखते हैं दीदी, मैं तो कभी कभी ऑब्जर्व करती हूँ कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों के लोग स्पेस्टिक होते हैं। जैसे अरुण शौरी और अरुण शौरी की मिसेस, तब उस टाइम पे तो वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल माने जाते थे, उनका बेटा स्पेस्टिक है। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 इंटेलेक्चुअल मिले तो बच्चा भी इंटेलेक्चुअल ही हो। क्योंकि उनका जो शुक्र धातु चेंज होती है वीर्य में, तो वो क्योंकि उतने वो टाइम नहीं देते, थिंकिंग नहीं देते उसको कन्वर्ट होने में, तो वीक स्पर्म्स या वीक ओवाज पैदा होते हैं, तो बच्चे ज्यादा नहीं होते हैं जो लोग ज्यादा आजकल। इसीलिए बाबा बोले हैं कि फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं है, आप स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और एजुकेशन बढ़ाओ। जो ही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा तो बच्चे कम हो जाएंगे। और अब आजकल हम यहाँ देख रहे हैं दीदी, मैं तो अपने आसपास की जो सोसाइटी देख रही हूँ, वेल ऑफ सोसाइटी को देख रही हूँ, उनको एक ही बच्चा हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे। एक तो एजुकेशन होती है, तो एजुकेशन खत्म करने के बाद लेट मैरिज होती है, मैरिजेस भी लेट होती हैं, 18 साल में तो नहीं होती है। बच्चियों की शादियां 23-24 में होती हैं। उसके बाद वो बच्चा बस एक ही होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हाई हो रहा है। तो ये बाबा की बोली हुई बात सिर्फ बाबा ने नहीं बोली है, ये आजकल इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट जो ये कर रहे हैं, इस पे रिसर्च हो रही है, तो देख रहे हैं कि जो सोसाइटीज बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड, जैसे जर्मनी है, यूएस है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड सोसाइटीज में माइनस फर्टिलिटी है। उसी तरह मैं देखती हूँ कर्नाटका इज एन इकोनॉमिकली रूरल इकोनॉमी डेवलप्ड स्टेट है। तो कर्नाटका की जो फर्टिलिटी रेट है माइनस में जाता है। इसलिए एक ब्लैंकेट लॉ जो बनाना कहते हैं पॉलिटिशियन लोग दिल्ली में बैठ के या यूपी में बैठ के कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, तो वी हैव टू अपोज दिस।
अगर हम ब्लैंकेट रूल बना देंगे कि 2 ही बच्चे होंगे, तो किसी स्टेट में माइनस में चल रहा है, किसी स्टेट में जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ इकोनॉमिक कम्युनिटीज नहीं, तो वहां पे उनको बच्चे ज्यादा होंगे। जी दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। और भी किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, हम लोगों का हमारे पास अभी है टाइम। अगर अभी समय है दीदी तो इसी में मैं एक बात जोड़ देती हूँ। जैसे जर्मनी में एक बच्चा 2 बच्चे के लिए जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो पैसा देती है बच्चे के पालन पोषण के लिए। फिर उसके बाद 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, अगर कोई 5 बच्चे, फिर उनको इंसेंटिव दिया जाते हैं ज्यादा बच्चों को। अगर 6 बच्चे की पत्नी, अब 5वां या 7वां मैं भूल गई हूँ, बच्चे के लिए बुंडेस प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की ओर से गिफ्ट आता है उस बच्चे के लिए। क्यों? कि बच्चे ज्यादा बनाइए, प्लीज बच्चे ज्यादा बनाइए, माइनस में बच्चे जा रहे हैं वहां पे, इसीलिए बाहर से लेबर लेते हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज को लेबर बाहर से क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वहां पे उनकी बहुत बुरी हालत हो रही है। तो इसीलिए इंडिया में जब बोला जाता है, यूपी में भी जब बोलते हैं हमारे योगी जी की 2 ही बच्चे होने जो, तो वो बहुत गलत बात है। उनको सोच समझ के ये बात करनी चाहिए और प्राउटिस्ट को इसको अपोज करना चाहिए। जी 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 जी। तो आई थिंक अभी किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार सभी को जुड़ने के लिए, और कल फिर हम लोगों का नमः शिवाय संताय हम लोगों का चल रहा है। तो अभी तक शिवा का जन्म, उनका नाम और उनकी जो डिफरेंट नेम है वो क्यों है, उस पर बात हम लोग कर चुके हैं। तो आगे अब इसका नेक्स्ट क्लास भी दीदी दे चुकी हैं, अब 3rd सेशन हम लोग इसी से आगे हम लोग लेंगे। तो बहुत ही सुंदर है नमः शिवाय शांताय। आप लोग सब जरूर जुड़े और जानने की कोशिश करें कि बाबा क्यों इसको लिखने की उनको जरूरत पड़ी। नमः शिवाय शांताय। नमस्कार सभी। नमस्कार।